अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। आज लेक्चर नंबर 5 है। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इससे पहले हमने चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े हैं वहाँ पर एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूशन क्या होती है, कैसे वो हमारी फ़िज़ा को डैमेज कर रही है और उसके क्या असरात दिख रहे हैं। उसमें हमने मेनली डिस्कस किए थे ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। तो इस टॉपिक के अंदर हमने मेनली डिस्कस करना है कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाकर अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं और जो इन्वायरमेंट में इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो लिखता है ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट गैसेस आर थ्रोन आउट इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हमने ये पहले भी बात डिस्कस की है कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हमारे फ़िज़ा के अंदर काफ़ी ज़्यादा आलूदा गैसेस जो है ना वो रिलीज़ हो रही हैं। Automobiles, aeroplanes, industrial machines, and coal-fired electricity generating plants, etc., are mainly responsible for the extremely polluted air, especially in the big cities. मेनली जो बड़े शहर है वहाँ पे जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसके 3-4 मेन फैक्टर्स हैं। नंबर 1, ऑटोमोबाइल्स, वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं जिससे धुआं निकल रहा है। एरोप्लेन्स जो हैं वो भी वहाँ पे उड़ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो धुआं रिलीज़ हो रहा है, केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो भी एयर पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ पे कोयले का अगर इस्तेमाल है तो उसकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू कंट्रोल दिस मैनेस ऑफ पोल्यूशन। साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीके डेवलप किए हैं जिससे पोल्यूशन के इस ख़तरे को कंट्रोल किया जा सके। मैनेस का मतलब होता है ख़तरा, डेंजर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मेनली फ़िज़ाई आलूदगी किसकी वजह से हो रही है, उसमें मेन हमने फॉसिल फ्यूल्स को पढ़ा है। अब हम स्ट्रेटजीज़ पे आते हैं कि किस तरह से हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है प्लांटिंग ट्रीज़, के दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। प्लांटिंग ट्री इज़ थॉट टू बी वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग द एयर पोल्यूशन। जो दरख्त लगाने से एयर पोल्यूशन है उसमें काफ़ी कमी देखी गई है और इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखा गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएँ मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर ताकि वो फ़िज़ाई आलूदगी को कमी लाने में मददगार साबित हो सकें। नेक्स्ट उसने एक प्रोसेस डिस्कस किया जिसको कहते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। ये आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर हमने ये देखना है कि प्लांट्स किस तरह से फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। A well-known process carried out by the plant is photosynthesis, in which plants clean the air through absorption of carbon dioxide and release oxygen. हमने ये डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिज़ल्ट में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं और उस ऑक्सीजन को फिर हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस का और इससे प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो इससे नेचुरली जो है ना वो हमारी एयर क्लीन हो रही है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो रही है और ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। दिस फेमस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस रिएक्शन के लिए सूरज की रोशनी भी यूज़ होती है। एंड इट इज़ कैटलाइज्ड बाय क्लोरोफिल। और इसमें एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, वो भी यूज़ होता है। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, और ये पिगमेंट उनके पत्तों के अंदर मौजूद होता है। तो इन चीज़ों की मदद से यानी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और वाटर की मदद से प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं और उसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अगर आप इसका रिएक्शन देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, इसके साथ क्लोरोफिल यूज़ हो रहा है और साथ में सनलाइट यूज़ हो रही है। तो इससे ये प्लांट ने अपनी खुराक तैयार की है, ये है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर। द पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ आल्सो रिमूव्ड बाय द प्लांट व्हेन इट डिपॉजिट ऑन द लीव्स, ब्रांचेस एंड ट्रंक सर्फेसिस। पार्टिकुलेट मैटर पहले भी हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया था। ये इंतहाई स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आम आंख से भी नज़र नहीं आते। तो ये पार्टिकल्स भी पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। इन पार्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव किया जा सकता है प्लांट्स के ज़रिए, क्योंकि ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ना प्लांट्स की सतह पर, उसके पत्तों पर जाके बैठ जाएंगे और इन्वायरमेंट से वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह जो दरख्त हैं ये काफ़ी ज़्यादा हवाले से हमारी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करने में मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरा तरीका है यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स।
इन्वायरमेंट को सेव करने का एक तरीका कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ किया जाए। अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं ये गाड़ियों के अंदर यूज़ होते हैं, क्योंकि गाड़ियों में धुआं निकलता है, उस धुएं में जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कि हवा की आलूदगी का बायस बनते हैं। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये एक डिवाइस होती है जो कि उन ख़तरनाक गैसेस को फ़िल्टर कर देते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स। ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ना गाड़ियों का, वहाँ पे ये लगाए जाते हैं टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ फ्रॉम इंटरनल कंबस्चन इंजन। जो इंजन है वहाँ से कंबस्चन हो रही है, उससे जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं तो ये उसको फ़िल्टर करता है या उसमें जो धुआं निकल रहा है उसको रिड्यूस कर देता है। Due to non-availability of enough oxygen, the carbon fuel in engine does not burn completely into carbon dioxide and water. बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना जो कि बर्निंग करवाती है इंजन के अंदर, वो ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाती है, प्रॉपर कंबस्चन का प्रोसेस नहीं हो पाता। उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना वो रिलीज़ नहीं होते, बल्कि उनकी जगह बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो जाती हैं। दस टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन आर प्रोड्यूस। तो ये केमिकल्स भी साथ में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अ 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर परफॉर्म्स द फॉलोइंग 3 फंक्शंस। तो उसके लिए फिर अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं, वो इन चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं। अब ये है 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर, मतलब ये है कि इससे 3 केमिकल्स फ़िल्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 रिएक्शंस बेसिकली डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन है इट रिड्यूसेस द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एलिमेंटल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना उसमें हमने 2 डिस्कस किए थे, एक हमने डिस्कस किया था NO2 और दूसरा हमने डिस्कस किया था NO। तो ये जो दोनों ऑक्साइड हैं ये हमारी फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं। तो पहला काम कैटालिटिक कन्वर्टर ये करता है कि इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है। दूसरा रिएक्शन इसमें क्या होता है, इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी डेंजरस होती है, इसको वो कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा इसमें रिएक्शन होता है इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हाइड्रोकार्बन जनरेट हो रहे हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अगर आप रिएक्शन देखें तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक्स की जगह कोई भी आ सकता है, कार्बन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह के हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। उनका जब रिएक्शन होगा ना ऑक्सीजन के साथ तो वो 2 चीज़ें रिलीज़ करेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा उनको और साथ में वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हैं। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो इसमें 3 चीज़ें एंटर हो रही हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। एक एंटर हो रहा है HC यानी हाइड्रोकार्बन, उसके नीचे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरी चीज़ है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ने इसको कन्वर्ट कर दिया इन 3 प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब ये जब जाएंगी फ़िज़ा में तो ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगी, तो इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करके हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कमी ला सकते हैं। तीसरे नंबर पे उसने डिस्कस किया है एक प्रोसेस जिसको कहते हैं डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। डीसल्फराइजेशन का मतलब हमने सल्फर को रिमूव कर देना है। सिमिलरली द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी डिक्रीज्ड आइदर बाय यूजिंग फ्यूल्स व्हिच हैव सिग्निफिकेंटली लेस का सल्फर कंटेंट और यूजिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। अब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर हमने डिस्कस किया था सल्फर होता है, और ये सल्फर फिर सल्फर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें हमने 2 गैसेस पढ़ी थी, एक SO2 और एक थी SO3। ये दोनों गैसेस भी हमारी इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन का बायस बनती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनकी एमिशन को भी रोका जा सके। तो कहता है इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम फ्यूल ऐसा यूज़ करें जिसके अंदर सल्फ़र की मिकदार कम हो, दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे गैसेस बन रही है उनके अंदर हम डीसल्फराइजेशन प्रोसेस करें, यानी उसके अंदर से हम सल्फ़र को रिमूव कर सकें। दिस प्रोसेस कैन रिमूव सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं जलने के बाद उनमें से इस प्रोसेस के ज़रिए हम सल्फ़र को रिमूव कर सकते हैं और सल्फ़र की गैसेस को भी रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया है फ्लू गैस। हम इसको देखते हैं क्या होती है। फ्लू गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन पावर प्लांट्स। जब पावर प्लांट्स के अंदर जहाँ पे बिजली जनरेट हो रही होती है वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है ना, तो उसके नतीजे में एक वेस्ट गैसेस का मिक्सचर बन जाता है। उसमें सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स भी होंगे, ऑक्सीजन के पोल्यूटेंट्स भी होंगे।
उस गैस को हम नाम देते हैं फ्लू गैस का। तो उस फ्लू गैस के अंदर से इस सल्फ़र को रिमूव किया जाता है डीसल्फराइजेशन प्रोसेस के जरिए। द डीसल्फराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एब्जॉर्बेंट्स like calcium oxide which can remove up to 95% of the sulfur dioxide from the flue gas। अब इस प्रोसेस में हम करते क्या है, हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। उस केमिकल का जो फार्मूला है वो है CaO और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। फ्लू गैस के अंदर इस कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर देते हैं, तो जो उस फ्लू गैस में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ना, वो इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जाके एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो हवा में जाने से बच जाती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये येलो कलर में यहाँ से जाना वो फ्लू गैस एंटर हो रही है, और साथ में हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन में ही कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद होता है। इससे क्या होगा, जो अंदर प्रोसेस होगा उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगी इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और जो रिज़ल्ट होगा वो हमारी क्लीन गैस निकलेगी जिसमें किसी भी किस्म की इस तरह की सल्फ़र की पोल्यूशन नहीं होगी। नेक्स्ट मेथड है जिससे हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, वो है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमने जो भी डिस्कस किए थे जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, वो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी एक दफ़ा जब उनको यूज़ कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से ज़मीन के अंदर कोयला, गैस और पेट्रोल जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ये सब है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जब इनको यूज़ कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। To discourage the excessive use of fossil fuels in daily life, it is urgently required to use the renewable resources to meet our energy demands। बेसिकली वो इसमें ये बात कर रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इसकी वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रही है। तो इसके मद्दे मुकाबले या इसके मुतबादल हम यूज़ करें रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, ताकि वो हमारी एनर्जी की डिमांड्स को पूरा कर सकें। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। Renewable resources are those resources that can continue to exist despite being consumed over a period of time even as they are used। बेसिकली रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि अगर हम उनको लंबे टाइम के लिए भी यूज़ करें ना तो वो ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो फिर भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद रहते हैं। मसलन हम इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल एंड बायोमास। जैसे सूरज की रोशनी है उसको हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स के ज़रिए, या प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, उसके बावजूद वो ख़त्म नहीं होती। वाटर का इस्तेमाल करते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं लंबे टाइम के लिए। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी हैव बीन प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव वेव्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि हम सनलाइट का यूज़ करके सोलर एनर्जी बना सकते हैं और उससे हम अपनी बिजली की जो कंजम्पशन है वो पूरी कर सकते हैं, और हवा से भी एनर्जी बनती है। तो ये जो मेथड्स हैं इसमें ना तो पोल्यूशन होती है, और ये सेफ़ भी है, और ये सस्ते भी हैं। तो इन मेथड का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि हमारी इन्वायरमेंट जो है ना वो सेव रह सके। नेक्स्ट उसने इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक ऐड किया हुआ है, हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के जो ख़तरनाक असरात हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। उससे पहले उसने एक और टर्म डिफाइंड की है जिसका नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ अ रेटिंग सिस्टम दैट शोज़ हाउ बैड इज़ द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। बेसिकली अगर हमने एक पता लगाना हो कि जो हमारे इर्द फ़िज़ा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको नाम दिया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें एक रेटिंग देगा कि अगर इतनी रेटिंग है तो आपकी फ़िज़ा सेफ़ है, अगर इतनी है तो ये कम ख़तरनाक है, अगर इससे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उस रेटिंग की मदद से हम फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा का पता लगा सकते हैं। अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं? AQI इसको शो हम करते हैं AQI के साथ। एन AQI वैल्यू अंडर 50 इज़ कंसीडरेबल गुड इन क्वालिटी। अगर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 50 से कम है तो इसका मतलब जो फ़िज़ा है वो गुड है, यानी वो सेफ़ है। दिस मीन्स डैट इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स विदाउट पोजिंग अ रिस्क टू योर हेल्थ। इसका मतलब है कि आप बाहर खुले फ़िज़ा में टाइम गुजार सकते हैं, उससे आपकी सेहत मुतासर नहीं होगी क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक आ रहा है। एज़ द AQI नंबर इंक्रीजेज सो डज़ द रिस्क टू हेल्थ। जैसे जैसे AQI का नंबर बढ़ता जाएगा 50 से, उसी तरह हेल्थ का जो रिस्क है, यानी जो हेल्थ पे हमारा डैमेज हो सकता है वो भी बढ़ता जाएगा।
एन AQI ओवर 300 इज़ कंसिडर्ड हैजर्डस। अगर तो AQI 300 तक पहुंच गया तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। चिल्ड्रन अंडर 18, अडल्ट ओवर 65, पीपल विद द क्रोनिक हार्ट और लंग डिजीज़ एंड डायबिटिक पीपल आर हाई रिस्क ग्रुप्स। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया तो उससे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। उसमें बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, या वो अडल्ट्स जो कि 65 प्लस एज के हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, हार्ट का और लंग्स का कोई इशू है, और वो लोग जिनको डायबिटीज़ है। तो ये वो लोग हैं जो कि इस फ़िज़ा के अंदर ज़्यादा रिस्क के अंदर हैं। आउटडोर वर्कर्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एट हायर रिस्क बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। इसी तरह वो लोग जो कि लंबे टाइम के लिए खुली फ़िज़ा में वर्किंग करते हैं तो उन पर भी इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम उस बुरी फ़िज़ा के अंदर गुजार रहे हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का पता होना ज़रूरी है, और ये आम तौर पर जब पोल्यूशन ज़्यादा होती है उन दिनों में इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें और अपने इर्द गिर्द फ़िज़ा का पता लगा के उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करें। नेक्स्ट उसने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए हैं, स्टेप्स टू बी टेकन इन केस व्हेन एयर क्वालिटी इज़ बैड, कि अगर एयर क्वालिटी बैड है तो आप उसमें क्या स्टेप ले सकते हैं, किस तरह आप उससे बच सकते हैं। पहली बात है रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर। कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर आ जाए, कम से कम बाहर निकला जाए। आल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द आउटडोर एक्टिविटी, और जो बाहर की सरगर्मियाँ उनको भी कम किया जाए। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स द चांसेस ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय द अनहेल्दी एटमॉस्फेयर इंक्रीज इफ़ अ पर्सन स्टेज आउटडोर फॉर लॉन्गर पीरियड और इन्वॉल्व इन मोर लेबोरियस एक्टिविटी आउटडोर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो शख्स जो कि ज़्यादा टाइम बाहर गुजारता है या उसका ज़्यादा लेबर वर्क खुली फ़िज़ा में है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इस जो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है उससे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर आ जाए। स्टेप नंबर 2 क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर फोर्स टू गो आउट देन कंसीडर वेयरिंग अ मास्क। लेकिन अगर फिर भी कोई ज़रूरत पड़ जाती है बाहर निकलने की तो उसमें मास्क का पहनना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द मास्क प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट पार्टिकुलेट मैटर। कहता है जो मास्क होते हैं उनमें अक्सर मास्क ऐसे होते हैं जो कि हमें पार्टिकुलेट मैटर से नहीं बचा सकते, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर इंतहाई फ़ाइन होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो मास्क के ज़रिए भी हमारे सांस में आ सकते हैं। क्लॉथ और डस्ट मास्क में नॉट बी इफेक्टिवली फिल्टर आउट द फाइनर पार्टिकल्स। वो मास्क जो कि आम कपड़े के या डस्ट वाले मास्क हैं वो इसको भी वाइड नहीं कर सकते पार्टिकुलेट मैटर को, वो फिर भी हमारे सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, हाउ एवर वेल फिटेड N95 मास्क में हैव बेटर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज़ एंड मे बी सेफ़र टू यूज़। तो उसके लिए एक स्पेशल मास्क यूज़ किया जाना चाहिए जो कि है N95। 95 का मतलब है कि ये 95% तक पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस मास्क के अंदर बेसिकली ना कई लेयर्स होती हैं जो कि फाइन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोक सकती हैं। तो इस मास्क का यूज़ हम ज़रूर करें। तीसरा स्टेप हम क्या कर सकते हैं, कीप योर इंडोर्स हेल्दी बाय कीपिंग द विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज्ड। अगर बाहर एयर की क्वालिटी ख़राब है तो कोशिश करनी चाहिए कि दरवाजे और विंडोज़ को बंद रखा जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट to maintain clean air in the entire room, then create a clean room by switching on air conditioners और air cleaners। लेकिन अगर ये मुश्किल हो रहा है तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि एसी को या एयर क्लीनर्स को यूज़ करें ताकि वो एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है, इफ़ यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स दैट वरी यू टॉक टू योर डॉक्टर। लेकिन अगर आपको कई सिम्टम्स शो हो रही हैं, जैसे बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है या लंग्स में कोई इशू आ रहा है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर से रब्ता किया जाना चाहिए। तो पहले तो ज़रूरी है कि इन स्टेप्स को हम फॉलो करें, लेकिन फिर भी कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए फिर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। 5th नंबर पे है, इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर टू डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये एक जहरीली गैस है, ये हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना उसकी कमी कर देती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम से कम हो। उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी CO मौजूद है। These higher levels of CO may occur due to the faulty fuel burning appliances। हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है।
जिस जगह पे कोई बर्निंग हो रही हो और वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि CO बनेगी। इसलिए इन मॉनिटर्स का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने मेंशन किया है हेल्थ रिस्क इन केस प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन। अगर हम इन हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाते तो हमें क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर बाय दीज हाई रिस्क ग्रुप्स में इफ़ेक्ट देयर लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन। अगर ये आलूदा फ़िज़ा हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, लंग्स के अंदर इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट के अंदर इश्यूज़ हो सकते हैं और ब्रेन के अंदर। तो यानी मेन जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो आलूदा फ़िज़ा से मुतासर हो सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कैन एंटर देयर ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज कफिंग और ईचिंग ऑफ आइज विच में लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हॉस्पिटलाइजेशन, कैंसर और इवन प्री मेच्योर डेथ। और अगर वो जो एयर के अंदर मौजूद पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर हो गए तो वो हमारी बॉडी के ज़रिए ब्लड में भी एंटर हो जाएंगे और ब्लड से पूरी बॉडी में वो फैल जाएंगे, जिसकी वजह से कई अलामात शो हो सकती हैं। खांसी हो सकती है, आँखों में इशू हो सकते हैं और अल्टीमेटली फिर उससे डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का मकसद ये है कि हम समझें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को इससे सेव कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी इसकी आगाही दे सकें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।